Hello everyone, welcome back to Cosix platform. Today I am back with new series of Child Development and Pedagogy. इस सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के एचपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे आप सभी जानते हो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एक कॉमन सब्जेक्ट है हर एक स्टेट के टेट के लिए, फिर चाहे वो आर्ट्स, मेडिकल या नॉन मेडिकल का टेट हो। तो ये जो सीरीज़ है सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करूँ। ज़्यादा डिटेल नहीं रहेगी पर डिस्कशन रहेगी ताकि आपको क्वेश्चंस के साथ कंटेंट की नॉलेज भी मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं 2011 के पेपर से। ये मेडिकल का पेपर है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल क्या होती है? जब हमारी बॉडी की छोटी मसल्स काम करती है, जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं फिजिकल एक्टिविटी, तो हमारी मसल्स काम करती है। तो जहाँ छोटी मसल्स काम करेगी वो हमारा आएगा फाइन मोटर स्किल में। साथ में ग्रॉस मोटर स्किल भी होता है, ये भी एक और टर्म है, इसी से रिलेट करती है। बस डिफरेंस इतना है फाइन और ग्रॉस में कि ग्रॉस में हमारी बॉडी की जो बड़ी मसल्स होती है वो काम करती है। और इस चीज़ को आप, अगर आपको मीनिंग पता है तो आप खुद भी इसे पहचान सकते हो। फाइन मोटर स्किल में आएगी जहां हमारी छोटी मसल्स काम करेगी, एंड ग्रॉस मोटर स्किल में आएगी जहां हमारी बॉडी की बड़ी मसल्स काम करेगी। यहाँ ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है राइटिंग। राइटिंग के केस में हमारी जो फिंगर्स है वो काम करेगी। तो फिंगर्स की जो मसल्स है वो छोटी है, तो जहाँ भी छोटी मसल्स की बात की जाएगी वो आएगा फाइन मोटर स्किल में। तो यस, सबसे पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है यहाँ पर। सेकंड ऑप्शन देखते हैं क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग के केस में हमारी जो आर्म्स की मसल्स है वो वर्क करेगी, और आर्म्स की जो मसल्स है वो बड़ी मसल्स है। तो बड़ी मसल्स होने की वजह से जो ये ऑप्शन है ये किसका आ जाएगा एग्जाम्पल? ग्रॉस का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट सी ऑप्शन है हमारा फ्लॉपिंग। फ्लॉपिंग होता है असफलता, असफल होना। जैसे हम कहते हैं मूवी फ्लॉप हो गई, ये शो फ्लॉप है, तो ये तो यहाँ क्वेश्चन से रिलेट ही नहीं कर रहा है, ये ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। डी ऑप्शन है हमारा रनिंग। रनिंग के केस में आप खुद सोच सकते हो कि जब हम भागते हैं तो हमारी जो लेग्स है, लेग्स की मसल्स काम करती है। तो उस केस में अब आप देखो कि लेग्स की मसल्स जो है वो बड़ी मसल्स है, छोटी मसल्स नहीं। फिंगर की जो मसल्स है वो छोटी है, लेग्स की मसल्स क्या है? बड़ी है। तो बड़ी मसल्स कहाँ आएगी? ग्रॉस मोटर स्किल में। तो यहाँ पर हमारे से जो पूछा गया है वो पूछा गया है एग्जाम्पल फाइन मोटर स्किल का। तो फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल होगा यहाँ पे राइटिंग, और यहाँ क्लाइंबिंग एंड रनिंग भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये एग्जाम्पल है क्रॉस मोटर स्किल का। इसी तरह से यहाँ पर आपसे पूछा गया है फाइन मोटर स्किल का, इसी तरह से आपसे ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव। ये आपका डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। कुछ डिसेबिलिटीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछा ही जाता है। जैसे यहाँ पर ऑप्शंस में अगर हम देखें, सबसे पहला है डिसकैल्कुलिया। तो डिसकैल्कुलिया जो डिसेबिलिटी है वो रिलेट करती है कैलकुलेशन से। अगर किसी बच्चे को कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, और कैलकुलेशन कहाँ होती है? मैथ्स में। तो अगर बच्चा मैथ्स में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, अच्छे से समझ नहीं पा रहा है, तो हो सकता है कि उसे डिसकैल्कुलिया हो। नेक्स्ट बी ऑप्शन है हमारा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है वो रीडिंग से रिलेट करता है। अगर बच्चा अच्छे से पाठ को नहीं पढ़ पा रहा है, उसे रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो हो सकता है उसे डिसलेक्सिया हो। सी ऑप्शन है हमारा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया रिलेट करता है राइटिंग से रिलेटेड। अब यहाँ पे याद करने के लिए आप ध्यान दे सकते हो, यहाँ पर लिखा है ग्राफिया, ग्राफ। तो ग्राफ भी क्या करते हैं? हम ड्रॉ करते हैं, राइट। और राइटिंग भी क्या है? राइटिंग भी ऐसे जब हम लिखेंगे तो वो राइटिंग हो गई। तो यहाँ पर डिस्ग्राफिया क्या है? राइटिंग से रिलेटेड डिसेबिलिटी। अगर बच्चा अच्छे से नहीं लिख पा रहा है, हो सकता है वो पी को उल्टा लिख ले, डी को भी इस तरह से डी लिखते हैं पर वो कैसे लिख रहा है? उल्टा लिख रहा है। तो उसे क्या प्रॉब्लम होगी? डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम होगी। जिसे डिसलेक्सिया होता है, जिसे रीडिंग की प्रॉब्लम होती है,
उसकी भी राइटिंग में उस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चा अच्छे से रीड नहीं कर पा रहा है तो उसकी जो राइटिंग है वो भी अच्छी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर डिसलेक्सिया जो है मेनली रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पर उस बच्चे की जिसे डिसलेक्सिया होगा उसकी राइटिंग भी अच्छी नहीं होगी। और डिस्ग्राफिया जो है वो राइटिंग से रिलेटेड ही डिसेबिलिटी है। डी ऑप्शन है हमारा डिस्थाइमिया। जो डिस्थाइमिया है वो डिप्रेशन से रिलेटेड डिसेबिलिटी है। तो यहाँ पर चारों डिसेबिलिटी हमने डिस्कस की। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है। हमें पूछा गया है ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। ऑर्थो जो है वो रिलेट करता है हमारा बोन से, कि बच्चे के अंदर मतलब जो बोन्स और मसल्स है अगर वो प्रॉब्लम कर रहा है तो हम उसे कहेंगे कि ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, राइट। तो यहाँ पे जब चारों ऑप्शन में अगर हम देखें तो ए ऑप्शन डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन से रिलेटेड, तो कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। अब कैलकुलेशन में बोन्स का तो कोई काम नहीं है। डिसलेक्सिया मैंने कहा कि रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब रीडिंग भी बोन्स एंड मसल्स का कोई काम नहीं है। सी ऑप्शन है डिस्ग्राफिया है राइटिंग से रिलेटेड डिसेबिलिटी। और राइटिंग में जब भी हम लिखते हैं तो हमारी बोन्स एंड मसल्स काम करती है। और हमारे पास जो क्वेश्चन है ये भी यही पूछा गया है कि ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन को आप किस कैटेगरी में डालोगे। यहाँ पर जो डिस्कैलकुलिया है, डिसिया है, डिस्ग्राफिया एंड डिस्थाइमिया, तो इसमें से किसके अंदर आएगा ये। तो आपको मैंने कहा कि ऑर्थो जो है वो क्या है, बोन्स एंड मसल्स के से रिलेट करता है। तो यहाँ पर ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड जो आएगा वो डिस्ग्राफिया में आ सकता है, क्योंकि डिस्ग्राफिया भी क्या है, राइटिंग से रिलेटेड। जिसकी बोन्स एंड मसल्स में प्रॉब्लम आएगी वही बच्चा या फिर वही इंसान अच्छे से नहीं लिख पाएगा। तो इसका मतलब उसकी बोन्स में प्रॉब्लम है। और यहाँ पर भी यही चीज़ पूछी गई है, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव डिस्ग्राफिया। और जो डी ऑप्शन है डिस्थाइमिया, ये डिप्रेशन से रिलेट करता है, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the information processing model of thinking the following steps are set to take place। थिंकिंग के स्टेप्स बताने हैं आपको। तो सबसे पहले आता है आपका रिस्पॉन्स सिलेक्शन, सेकंड आएगा आपका कैटेगराइजेशन, थर्ड आएगा प्री प्रोसेसिंग एंड फोर्थ आएगा रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन। अब इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज आपने एक टूर पर जाना है, मतलब घूमने जाना है, एक ट्रिप के बारे में आप सोच रहे हो। स्टेप होगा कि आप क्या करोगे, जहाँ आपने घूमने जाना है वो प्लेसेस सिलेक्ट करोगे कि यस मुझे नॉर्थ साइड जाना है, तो नॉर्थ के कुछ प्लेसेस सिलेक्ट कर लिए आपने कि हम यहाँ यहाँ जाएंगे। अब जब सिलेक्ट कर दिए तो मतलब फर्स्ट स्टेप हो गया आपका सिलेक्शन का। सिलेक्शन के बाद आप सेकंड स्टेप में क्या करोगे, एक उसकी सीक्वेंस लगाओगे कि पहले आप कहाँ जाओगे, फिर दूसरे नंबर पे आप कहाँ जाओगे, तीसरे नंबर पे आप कहाँ जाओगे। तो आपने क्या किया, उसे सीक्वेंस में लगा दिया, कैटेगराइज कर दिया। तो सेकंड स्टेप हो गया आपका कैटेगराइजेशन। थर्ड स्टेप में क्या करोगे, अब आपने ये तो देख लिया कि आपने कहाँ जाना है और किसके बाद कहाँ जाना है वो भी आपने देख लिया। थर्ड स्टेप में होगा कि कितने बजे और कहाँ पर कितने बजे पहुँचोगे, कहाँ आपने स्टे लेना है, ये सब कुछ ना एक प्लान के साथ आपका चलेगा। तो ये होगी आपके प्री प्रोसेसिंग, कि आपने पहले से ही सोच लिया या फिर आप सोच रहे हो कि आप यहाँ से घर से कितने बजे निकलोगे, कितने बजे ट्रेन लोगे या फिर गाड़ी में जाओगे, कहाँ स्टे रहेगा आपका, कहाँ आप खाना खाओगे, कहाँ रुकोगे, फिर कितने बजे आप कितने प्लेसेस जो है कितने टाइम में कवर करोगे। ये सब कुछ क्या है आपका प्री प्रोसेसिंग। अब प्री प्रोसेसिंग भी होगी, सब कुछ डन हो गया। अब आएगा जिस दिन आपने घर से निकलना है, तो मतलब अब आपका क्या टाइम है, जो आपने है उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया लास्ट में। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि थिंकिंग की जो स्टेप्स है वो कैसे चलेंगे। सबसे पहले रिस्पॉन्स सिलेक्शन, फिर कैटेगराइजेशन, थर्ड में आएगा प्री प्रोसेसिंग एंड फोर्थ में आएगा लास्ट रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन।
ये मैच कर रहा है आपका ए में 2 4 3 1, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है द फादर ऑफ किंडरगार्टन मूवमेंट वॉज, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, इसका आंसर है फ्रोबेल। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको डायरेक्ट याद करनी ही पड़ेगी। जैसे अभी पूछ लिया फादर ऑफ किंडरगार्टन मूवमेंट कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कुछ थ्योरीज है जो डायरेक्ट पूछी जाती है कि ये थ्योरी किसकी है, या फिर कोई एक्सपेरिमेंट पूछ लेते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट किसने किया है, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको माइंड में याद होने चाहिए कि यस इसका आंसर ये होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है ये रिलेटेड थ्योरिस्ट से, तो गेस्टोल्ट थ्योरिस्ट इसका सही आंसर है। और इस जो थ्योरी है, इस थ्योरी को हम गेस्टोल्ट लर्निंग थ्योरी भी बोल देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास कोहलर भी आ सकता था, क्योंकि कोहलर ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे इमेज, थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग, कोहलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था सुल्तान। इसने क्या किया था कि सुल्तान जो चिंपैंजी है उसको एक रूम में बंद कर दिया और हाइट में बनानास को लटका दिया, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर। और चिंपैंजी जो है वो केले तक नहीं पहुँच पा रहा था। बहुत प्रैक्टिस की, कुछ टाइम बाद उसे एक आइडिया आया। वहाँ पर एक साइड में जो वुडन ब्लॉक थे, जो बॉक्सेस पड़े थे, उसने क्या किया, उसे एक के ऊपर एक रखना शुरू कर दिया और फिर उसके ऊपर चढ़ा, और जैसे ही वो चढ़ा तो वैसे ही वो केले गया। ये थी उसकी फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या हुआ कि केले को थोड़ा और हाइट पे लटका दिया। अब जब केले को और हाइट पे लटकाया तो वो बॉक्स की हेल्प से भी केले तक नहीं पहुंच पाया। तो उसके बाद जब उसने बहुत ट्राई किया, नहीं हो पाया, फिर उसके बाद उसे एक और आइडिया आया और उसने एक स्टिक की हेल्प ली और वो केले के पास पहुंच गया। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था कोहलर ने, और इसको भी बोला जाता है थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग। इसमें क्या है, मतलब चिंपैंजी को नहीं पता कि वो किस सिचुएशन में फंसा है, पर उसने ट्राई कर करके, आसपास देखकर, नोटिस करके कि क्या चीज़ मेरे लिए यूज़फुल है, वैसे ही एक सॉल्यूशन निकाल दिया। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन की, द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय गेस्टोल्ट थ्योरिस्ट, और इसकी जगह यहाँ पर कोहलर भी हो सकता है ऑप्शन में, दोनों में से कोई एक ही होगा। और इसको एक और चीज़ याद रखना कि इस थ्योरी को हम गेस्टोल्ट लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ नाम है, जैसे पैवलव है, जीन पियाजे है, वाइगॉट्स्की है। इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें की है। जैसे पैवलव है, पैवलव की एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी थी, या फिर हम इसे क्लासिकल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। इन्होंने क्या किया था ये भी देख लेते हैं। इन्होंने एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था, आप देख पा रहे हो इस तरह से। अब यहाँ पर जो पैवलव है वो एक बिहेवियरिस्ट है, उन्होंने एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने देखा था कि किस तरह से एक सिचुएशन क्रिएट करके हम डॉग के बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं। हम यहाँ पर थ्योरी को ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, इसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, पर अभी हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि पैवलव ने क्या किया है। डॉग पे एक एक्सपेरिमेंट किया है और एक आर्टिफिशियल कंडीशन क्रिएट की है, और फिर है कि डॉग के बिहेवियर में क्या चेंज आता है। और पैवलव की इस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग और स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी।
जीन पियाजे ने क्या किया है, 4 स्टेजेस दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की या संज्ञानात्मक विकास की। तो सबसे पहले स्टेज में बोला है सेंसरी मोटर स्टेज, जो चलती है बर्थ से लेकर 2 साल तक के लिए। यहाँ पर क्या होता है कि जो बच्चे हैं, आपने खुद नोटिस किया होगा, जिस छोटे चाइल्ड डेवलपमेंट यही है कि आप बच्चे को नोटिस करोगे तो कुछ चीज़ें तो आप ऐसे ही समझ जाओगे कि बच्चा किस तरह से बिहेव करता है। वही सेम चीज़ें चाइल्ड डेवलपमेंट में लिखी गई है। जैसे यहाँ पर 0 से 2 साल का बच्चा, तो 0 से 2 साल का बच्चा जो है वो अपने सेंसेस से काम करता है। मतलब अगर उसने कोई चीज़ बोलनी भी है तो वो इशारा करके बात करेगा। वो मुंह से तो कुछ बोल नहीं सकता है, तो सिर्फ वो इशारे से बात करेगा और अपनी बात को सामने वाले को समझा देगा। सेकंड स्टेज है द प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज है 2 से 7 साल के बीच। अब देखो, फर्स्ट स्टेज में क्या था, बच्चा जो है सिर्फ अपने सेंसेस से, जो हमारे सेंसेस होते हैं उसी से ही अपनी बात बता रहा था। पर इस स्टेज में क्या होगा कि बच्चा कुछ वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर देगा। वो अब जैसे पहले इशारा करके बात कर रहा था, अगर उसे पानी भी चाहिए थी तो, या अगर उसे भूख लगी है, उसे पानी पीना है, तो वो रोता था या फिर मतलब कुछ इशारे करके ही बात बताता था। पर यहाँ पे क्या होगा, 2 से 7 साल के बीच बच्चा अब कुछ बोल कर बताएगा। अगर उसे प्यास लगी है तो उसे पानी ही बोलेगा, पर वो बोलेगा, और वैसे उसकी मदर या फिर फादर या फिर कोई भी फैमिली का मेंबर समझ जाएगा कि उसे क्या चाहिए। थर्ड है हमारा द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आती है 7 से 11 वर्ष तक। तो यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ी चीज़ें, मतलब थोड़ी सी लॉजिकल चीज़ें अब बच्चे के अंदर आने लग जाती है। बच्चे समझने लग जाते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें कि क्या रियल है और क्या रियल नहीं है। लास्ट आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये आती है 12 वर्ष से लेकर 12 वर्ष से ऊपर। तो यहाँ पर क्या होता है, अब बच्चा बिल्कुल अच्छे तरीके से लॉजिकल थिंकिंग, मतलब अब बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। तो ये होगी 4 स्टेजेस जीन पियाजे की। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और जीन पियाजे ने किसकी बात की है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, संज्ञानात्मक विकास की। नेक्स्ट थ्योरी है सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ये थ्योरी दी है वाइगॉट्स्की ने, जहाँ पियाजे बोलते हैं कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, मतलब जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है, वो उम्र के हिसाब से होता है। जैसे कि जो 10 साल का बच्चा है वो सारे 10 साल के बच्चे का विकास इक्वल होगा। मतलब जितना 9 साल के बच्चे का विकास होना है उतना हो जाएगा, फिर उसका एनवायरनमेंट जैसा मर्जी हो। पियाजे बोलते हैं कि एनवायरनमेंट का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उम्र के हिसाब से ही डेवलपमेंट हो जाती है। वैसे ही वाइगॉट्स्की पियाजे से टोटली अपोजिट बोलते हैं। वाइगॉट्स्की बोलते हैं कि जो विकास है वो वातावरण पर निर्भर करता है। जैसा वातावरण मिलेगा वैसा ही विकास होगा, उतना ही विकास होगा। उम्र के हिसाब से विकास नहीं होता है। अगर बच्चे को रिच एनवायरनमेंट दे दिया उम्र से पहले तो उसका विकास बहुत जल्दी होगा। वैसे ही अगर 10 साल का बच्चा है पर उसका जो एनवायरनमेंट है वो सही नहीं है, इतना नहीं है जितना उसे ज़रूरत है, तो उसका विकास कम होगा। तो इसीलिए वाइगॉट्स्की बोलते हैं कि अ पर्सन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सराउंडिंग कल्चर। यही बोलते हैं कि जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसे वैसे ही विकास होगा। अगर हम अच्छा एनवायरनमेंट दे दें तो बच्चा बहुत अच्छे से, बहुत तेज़ी से डेवलप करेगा। पर अगर बच्चे का एनवायरनमेंट बहुत ही लिमिटेड रहेगा या फिर ऐसा, मतलब बहुत ही ऐसा एनवायरनमेंट रहेगा जहाँ पर उसको ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, बिल्कुल लिमिटेड सी चीज़ है, तो वहाँ पर उसका विकास भी लिमिटेड ही होगा। आई होप आपको ये चीज़ भी थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। अगर आपने पहले से पढ़ी है तो आपकी ये रिवाइज हो गई होगी। क्वेश्चंस पर आते हैं अब।
सबसे ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय गेस्टॉल्ट थ्योरिस्ट, और इसको हम गेस्टॉल्ट लर्निंग ऑफ थ्योरी भी बोलते हैं। पेवलव अभी हमने डिस्कस किया कि पेवलव ने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था और एक ये बिहेवियरिस्ट थे। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस दी है। वाइगोट्स्की ने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है। वाइगोट्स्की क्या बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट है हमारा कैसा एनवायरनमेंट है उस पर निर्भर करती है। 6th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 4 distinct stages of children intellectual development are identified by intellectual development, या फिर इसको हम बोल सकते हैं cognitive development, are identified by, अभी हमने पढ़ा प्याजे ने क्या किया है, हमें 4 स्टेजेस दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ही इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा यहाँ पर है कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। एरिक एरिक्सन जो है वो उन्होंने हमें साइको सोशल थ्योरी दी है। और स्किनर भी एक बिहेवियरिस्ट थे, उन्होंने रैट पर एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे पेवलव ने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था, वैसे ही स्किनर ने रैट पर एक्सपेरिमेंट किया था। जो पेवलव है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है, इसे हम SR भी बोलते हैं पेवलव की थ्योरी को। और जो स्किनर है वो है रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, क्योंकि स्किनर की एक्सपेरिमेंट में पहले रिस्पॉन्स आता है, फिर उससे स्टिमुलस मिलता है। स्टिमुलस मीन्स उद्दीपक। पेवलव की थ्योरी में पहले स्टिमुलस आएगा, फिर रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे पेवलव का जो मैंने आपको बताया था कि डॉग के सामने पहले फूड आ रहा है, फूड क्या है, स्टिमुलस है, और फूड को देखकर ही उसके मुंह से लार निकलेगी, तो लार क्या है, उसका रिस्पॉन्स। स्किनर के केस में पहले रिस्पॉन्स आएगा। स्किनर ने एक बॉक्स रेडी किया था, यहाँ पर हम देख सकते हैं स्किनर ने एक बॉक्स रेडी किया है। यहाँ पर ये आपके पास बॉक्स है, ये आपके पास एक बॉक्स है, और यहाँ पर रैट को अंदर बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। अब बॉक्स जो रैट है उसे नहीं पता कि वो कहाँ फंस गया है, तो वो ट्राई करेगा बॉक्स से बाहर निकलने की। अब जब वो इधर उधर हाथ मारेगा तो उसका हाथ पड़ेगा इस लीवर पे। जैसे उसके हाथ लीवर पे पड़ा, मतलब उसने एक रिस्पॉन्स दिया, वैसे ही यहाँ पर एक फूड कैप है, फूड कैप से उसे फूड मिल जाएगा। तो यहाँ पर उसने पहले क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया, और फिर यहाँ से उस रिस्पॉन्स के बदले उसे क्या मिला, स्टिमुलस मिला। तो इसीलिए इसे स्किनर की जो एक्सपेरिमेंट है जो उसने रैट पर किया था, उसे रिस्पॉन्स स्टिमुलस भी कहा जाता है। कई बार पूछ लेते हैं कि SR किससे रिलेटेड है और RS किससे रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए, SR पेवलव और RS स्किनर। In which of the following stages do children become active member of their peer group? एक्टिव मेंबर कहाँ होता है, पीयर ग्रुप होते हैं जो हमारे साथ वाले होते हैं। जैसे कि अगर हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो बच्चे के साथ पढ़ने वाले सारे बच्चे वो क्या होंगे, एक दूसरे के पीयर ग्रुप। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक्टिव मेंबर कौन सी स्टेज में होता है बच्चा पीयर ग्रुप के साथ, तो वो जो है ये है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस किशोर अवस्था एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर बच्चे अपने दोस्तों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके लिए दोस्ती सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एडोलेसेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडल्टहुड जो है, यहाँ पर जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, हम चाइल्ड डेवलपमेंट में सिर्फ एडोलेसेंस स्टडी करते हैं, क्योंकि स्कूल टाइम तक
के जो बच्चे हैं वो एडोलेसेंस की स्टेज तक ही रहते हैं। स्कूल के बाद जब निकल जाएंगे तब वो एडल्टहुड में आ जाते हैं। तो एडल्टहुड तो हम स्टडी करते ही नहीं है चाइल्ड डेवलपमेंट पे। एडोलेसेंस जो है वो क्या है, एक्टिव मेंबर, मतलब बच्चे इस स्टेज में एक्टिव मेंबर होते हैं अपने पीयर ग्रुप के। अर्ली चाइल्डहुड, ये तो इसमें तो बच्चा अपने में ही मस्त रहता है, उसे सिर्फ अपनी ही दुनिया का पता होता है, उसे आसपास का कुछ पता ही नहीं है। चाइल्डहुड में उसके थोड़ा रियलिटी पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ एग्जिस्ट करती है, कौन सी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। अर्ली चाइल्डहुड में क्या है कि जो चीज़ें उसे दिख रही है, जितना है वही उसके लिए समझो सच है। पर चाइल्डहुड में ऐसा नहीं होता है, उसे पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ सच है, कौन सी चीज़ झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है। और एडोलेसेंस में क्या होता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं और उनके लिए फ्रेंड्स ही बहुत कुछ हो जाते हैं। कई बार फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो अपने फ्रेंड्स को दे देते हैं। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा एडोलेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर, मीनिंग की बात की गई है तो यहाँ पर मीनिंग रिलेट करता है यहाँ पे मॉर्फिन से। ये हो गया आपका मीनिंग इन अ लैंग्वेज। तो मीनिंग में आएगा मॉर्फिन, और यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन रहती है फोनीम और मॉर्फीम में। तो मॉर्फीम आएगा मीनिंग के लिए, पर अगर आपकी बात की जाएगी साउंड से रिलेटेड तो साउंड आएगा फोनीम में। आप इसको याद भी कर सकते हो, जैसे मॉर्फिन मीनिंग थोड़ा थोड़ा सेम है। जैसे मॉर्फिन एम से स्टार्ट होता है, मीनिंग भी एम से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर जो मैं साउंड की बात कर रही हूँ कि साउंड के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आप उस टाइम पे फोनीम करोगे सिलेक्ट। फोनीम, फोन, फोन में हम क्या करते हैं, बोलते हैं। तो जब हम बोलते हैं तो साउंड आती है। तो जो फोनीम है वो किससे रिलेट कर रहा है, साउंड से। और मॉर्फिन किससे रिलेट कर रहा है, मीनिंग से। ओके, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, IQ scores are generally dash correlated with academic performance। जो हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है, एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है जहाँ पे जैसे सब्जेक्ट रिलेटेड परफॉर्मेंस, कि आप मैथ में कैसा स्कोर कर रहा है, मतलब बच्चा कैसा स्कोर कर रहा है मैथ में, साइंस में कैसा स्कोर कर रहा है बच्चा, ये सारी चीज़ें क्या है उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस है। और IQ होता है कि मतलब बच्चे की समझ कितनी है, बच्चा कितनी तेज़ी से समझ पा रहा है कोई भी चीज़, किसी चीज़ को कैसे सॉल्व कर रहा है, वो उसका IQ ही है। तो IQ स्कोर्स आर जनरली डैश को रिलेटेड विद एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब बच्चे का जितना अच्छा IQ होगा वो उतनी ही अच्छी उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि जितना अच्छा IQ होगा उतने ही वो अच्छी तरीके से हर एक सब्जेक्ट को सीख पाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हाईली। हम बोल सकते हैं IQ scores are generally highly correlated with academic performance. What is the sensory motor stage of cognitive development according to जीन पियाजे? अभी हमने जीन पियाजे की स्टेजेस पढ़ी थी और इसमें हमारे से पूछा गया है सेंसरी मोटर स्टेज। सबसे पहली जो स्टेज होती है वो सेंसरी मोटर स्टेज ही होती है। तो वो होती है आपकी बर्थ से 2 साल तक की। अभी अभी मैंने आपको बताई थी चीज़ें, अभी मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों को। 4 स्टेजेस दिए हैं। सबसे पहली है हमारे पास सेंसरी मोटर स्टेज बर्थ से 2 ईयर तक। फिर सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल तक। थर्ड है हमारे पास कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 तक। और फोर्थ है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 से आगे तक की स्टेज जो होती है, राइट। तो और हमारे से यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में कि व्हाट इज द सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, बर्थ टू 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग चिल्ड्रन अप्रोच
थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग। अब बच्चा क्या सही है क्या गलत है वो किस तरह से डिसाइड करता है, यही चीज़ पूछी और कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी। ओके, तो फर्स्ट है हमारा डिफरेंटली एट डिफरेंट स्टेज, कि जैसे जैसे स्टेजेस होती है वैसे वैसे वो अलग अलग तरीके से सोचने लग जाता है। इन द सेम वे एट डिफरेंट स्टेज, कि हर एक स्टेज में वो सेम तरीके से ही सोचेगा। एज पर द कॉन्टेक्स्ट, कि जैसी सिचुएशन होगी जैसा कॉन्टेक्स्ट होगा वैसे ही वो सोचेगा क्या सही है क्या गलत है। एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द पेरेंट्स, कि जैसे पेरेंट्स हमें इंस्ट्रक्ट करेंगे वैसे ही बच्चा डिसाइड कर लेगा कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर सी, एज पर द कॉन्टेक्स्ट, कि क्या कॉन्टेक्स्ट है उससे रिलेट करेगा और फिर बच्चा सोचेगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि एज पर द कॉन्टेक्स्ट जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास 14th क्वेश्चन। इन इंटरेक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, a teacher teaches according to his her instructional plan in इंटरेक्टिव स्टेज के बारे में पूछा गया। इंटरेक्टिव स्टेज होता है कि जब टीचर क्लास में एंटर करता है और उसके बाद अपना जो लेसन है वो पढ़ाना स्टार्ट कर देता है, वो स्टेज जो होती है वो इंटरेक्टिव स्टेज होती है टीचिंग की। अ टीचर टीचेस अकॉर्डिंग टू हिज हर इंस्ट्रक्शनल प्लान इन, अब जब टीचर पढ़ा रहा है तो उसे किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, रिजिड मैनर से, बिल्कुल भी नहीं। एन इंडिविजुअल वे, ये भी नहीं है। अ कॉन्फिडेंशियल वे, ये भी नहीं है। अ फ्लेक्सिबल वे अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट नीड, यस फ्लेक्सिबल जो है यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हमारा करिकुलम भी होता है वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हमारा जो टीचिंग मेथड है वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सके। ऐसा नहीं है कि अब हमें नहीं पता कि हम जब क्लास में एंटर करेंगे तो बच्चे का मूड कैसा है, बट वहाँ क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है, और जो चीज़ हमने डिसाइड की है वही हमें वहाँ जाके थोपनी नहीं है बच्चों के ऊपर कि हमने आज ये पढ़ाना है और इसी तरीके से पढ़ाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हमें अपना जो प्लान है जो हमने पहले से ही डिसाइड किया है कि हमने इस तरह से पढ़ाना है, हम उसे क्लास की सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सके, ये चीज़ हमें रखनी है। ऐसे नहीं कि हम उसे चेंज ना करें और अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ा लें। तो हमें क्या करना है, अ फ्लेक्सिबल वे अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि जो टीचर है उसे किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, किस तरह से अपनी जो इंस्ट्रक्शन है बच्चे तक पहुँचानी चाहिए, फ्लेक्सिबल तरीके से और बच्चों की ज़रूरतों को देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें कोई भी चीज़ टफ नहीं बनानी है बच्चे को, जितना इजी हो सके हम उसे बच्चे को उतना इजी हमें बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग आर। अब यहाँ पर 3 डोमेन्स है लर्निंग की और वही पूछी गई है, बिल्कुल कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ये वैसे 3 HP है, H 3 H। एक H से आएगा हमारा हेड, दूसरे से आएगा हार्ट और तीसरे से आएगा हैंड। अब देखो कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव होता है हमारे दिमाग से रिलेटेड, मतलब कि हमारे हेड से रिलेटेड, हमें कितनी नॉलेज है, हम कितना समझ पा रहे हैं, वो चीज़ है कॉग्निटिव। अफेक्टिव है इमोशन से रिलेटेड, कि हमारे अंदर हम कोई भी सिचुएशन है उसके साथ कितना फील कर सकते हैं, उस मतलब एक इमोशंस की बात करता है अफेक्टिव। एंड साइकोमोटर होता है हैंड से आप इसको ध्यान रख सकते हो, मतलब जो हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं वो हमारा साइकोमोटर पे आता है। तो यही हमारे 3 डोमेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव मेथड ऑफ टीचिंग आर। प्रोग्रेसिव मेथड पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ प्रोग्रेसिव मेथड पूछा है या फिर प्रोग्रेसिव क्लासरूम के बारे में भी पूछा जाता है कि वो
प्रोग्रेसिव क्लासरूम के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम कैसे बन सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए आपके सामने तो आपने बच्चे को सेंटर में रखना है। आपको बच्चे पर ध्यान देना है, बच्चे की नीड्स क्या है, बच्चे की डिमांड क्या है, बच्चा क्या चाहता है। और एक और मेन पॉइंट, ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है आपका चाइल्ड सेंटर, तो बिल्कुल डायरेक्टली पूछा गया है क्वेश्चन, यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड। सेकेंड है आपका कंटेंट मैटर बेस्ड। कंटेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, मतलब किया जाता है पर सिर्फ कंटेंट पर ही फोकस नहीं करना है। अगर आप कंटेंट पे फोकस कर रहे हो, इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, बच्चे को इग्नोर कर रहे हो। और बच्चे को इग्नोर जहां आप करोगे वहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड, यस एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, तो वो भी तो आप बच्चे को देख कर ही लोग करोगे। जब भी आप कोई एक्टिविटी डिसाइड करोगे तो उस केस में भी आप बच्चे को सेंटर में ही रखोगे। ऑब्जेक्टिव बेस्ड ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा चाइल्ड सेंटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 17th क्वेश्चन है आप हमारे पास, अ राजेश लव्स टीचिंग सो ही टीचेस चिल्ड्रन ऑफ हिज नेबरहुड ऑन एवरी संडे। ही इज इंट्रिंसिकली, इंडिविजुअली, एक्टिवली एंड एक्सट्रिंसिकली। अब यहाँ पर बोला गया राजेश लव्स टीचिंग, जो राजेश है उसे टीचिंग करना अच्छा लगता है, तो मतलब उसके अंदर से आ रही है वो चीज़ कि नहीं मुझे टीचिंग करनी है, तो यहाँ पर इसलिए आ जाएगा इंट्रिंसिकली। अब जिसका मन है, एक होता है कि हम दूसरों के दबाव से कोई काम कर रहे हैं कि यस कोई मुझे बोलेगा कि ये काम तुझे करना ही पड़ेगा, और मुझे मन नहीं है और मैं उस काम को करना पसंद भी करती हूँ, पर मैं क्या करूँगी कि मुझे कोई और फोर्स कर रहा है इसलिए मैं वो काम कर रही हूँ, तब उस केस में ये एक्सट्रिंसिकली हो सकता है। पर यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो राजेश है वो टीचिंग करना पसंद करता है, इसलिए वो बच्चे को पढ़ा रहा है एवरी संडे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिकली। एक ये मोटिवेशन होती है कि अंदर से आप मोटिवेट हो रहे हो या फिर आपको बाहर से कोई मोटिवेशन मिल रही है। तो जो आपको अंदर से मोटिवेट करता है, खुद अंदर से अगर आप मोटिवेट हो रहे हैं तो वो ज़्यादा पावरफुल होती है। तो यहाँ पर भी यही बात है, जब यहाँ बात की गई है कि राजेश लव्स टीचिंग, तो इसका आंसर इंट्रिंसिकली हो जाएगा। इसके अलावा बी और सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18th क्वेश्चन, A school gives preference to girls while preparing team for a state level singing competition. This reflects। अब देखो, स्कूल में आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जब भी कोई हैवी वर्क होता है तो हम बॉयज़ को आगे कर देते हैं कि बेंचेस उठाने हैं तो बॉयज़ आ जाओ, बेंचेस उठाने हैं। अगर कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है तो हम वहाँ पर आगे गर्ल्स को कर देते हैं। जहाँ पर अगर कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ होती है तो हम वहाँ पर बॉयज़ को आगे कर देते हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि अ स्कूल गिव्स प्रेफरेंस टू गर्ल्स वाइल प्रिपेयरिंग टीम फॉर अ स्टेट लेवल सिंगिंग। सिंगिंग के लिए आपको एक टीम प्रिपेयर करनी है और यहाँ पर स्कूल में क्या किया जा रहा है, गर्ल्स को ही प्रेफरेंस दी जा रही है। ये चीज़ क्या दर्शाता है हमारे पास, ग्लोबल ट्रेंड? बिल्कुल भी नहीं। जेंडर वाइज, ओके देखते हैं। प्रोग्रेसिव थिंकिंग, प्रोग्रेसिव थिंकिंग तो ये हो ही नहीं सकती। प्रोग्रेसिव थिंकिंग क्या होगी, जब हम सबको इक्वल चांस देंगे। ज़रूरी नहीं है कि हाँ सिंगिंग की बात की जा रही है तो लड़कियां ही आगे होगी। प्रोग्रेसिव थिंकिंग है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स जिसको भी इंटरेस्ट है वो सभी आ सकते हैं। प्रैग्मेटिक अप्रोच, ये भी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो होगा ये है जेंडर वाइज, क्योंकि हम एक तरह से ना अलग अलग कर रहे हैं कि यस ये काम लड़कियों का है या ये काम लड़कियां ज़्यादा अच्छा कर सकती है और लड़के ये काम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या शो कर रहा है, जेंडर वाइज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यस ये चीज़ ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टेरियोटाइप का भी कोई क्वेश्चन आ जाता है, जेंडर स्टेरियोटाइप। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि जो एक बच्चा है वो रो रहा है तो उसके फादर बोल रहे हैं कि तू तो लड़का है और लड़के रोते नहीं हैं, तो ये भी क्या शो कर रहा है, जेंडर स्टेरियोटाइप। और यहाँ पर पूछा गया है कि प्रेफरेंस दी जा रही है गर्ल्स को क्योंकि सिंगिंग की बात की जा रही है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रेफरेंस दी जा रही है बॉयज़ को स्पोर्ट्स की टीम बनाने के लिए, तो वो चीज़ भी क्या रिफ्लेक्ट करेगा, जेंडर बाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, when a teacher helps her his learner in linking the knowledge they have derived in one subject area with the knowledge from other subject area, she he is promoting। अगर टीचर क्या कर रहा है, लर्नर मतलब जो सीख रहा है बच्चा, और यहाँ टीचर टीचर क्या कर रहा है, बच्चे की हेल्प कर रहा है किस चीज़ में, नॉलेज को लिंक करने में। They have derived in one subject area with the knowledge from other subject area, मतलब एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है या करवा रहा है। तो इस टाइम पर वो किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, जब हम एक सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए जब हम एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ लिंक करते हैं तो उस टाइम पर हम किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है कि हर एक बच्चा डिफरेंट है, हर एक इंसान डिफरेंट होता है, ये तो अलग है, हम नहीं बात कर रहे हैं। रीइंफोर्समेंट भी नहीं है। कोरिलेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, यस कोरिलेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, जब हम एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पर जाते हैं या फिर एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से लिंक कर रहे हैं ड्यूरिंग टीचिंग, तो उस टाइम पर हम क्या कर रहे हैं, कोरिलेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज। यहाँ पर डायरेक्ट ये भी हो सकता है, कोरिलेशन ही हो सकता है ऑप्शन में, या फिर ये चीज़ भी हो सकती है ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज। यहाँ पर दोनों साथ में दे दिए हैं, कोरिलेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, और ये चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ है, हमें इस एज अ टीचर हमें इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट डी ऑप्शन है हमारा, लर्नर ऑटोनोमी, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर जो करेक्ट है वो है सी, कोरिलेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, क्योंकि ट्रांसफ़र ही हो रही है ना एक तरह से नॉलेज। हम क्या कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और उसके साथ हम दूसरे सब्जेक्ट को भी कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में ट्रांसफ़र भी हो रही है और साथ में हम उसको कोरिलेट भी कर रहे हैं, और इस तरीके से बच्चा और अच्छे से सीख पाता है। 20th क्वेश्चन क्या है हमारा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन। एनवायरमेंटल फैक्टर्स पूछे हैं आपको पता है कि डेवलपमेंट में एनवायरमेंट फैक्टर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो यहाँ पर एक लिस्ट दी है आपको, वो फैक्टर्स की लिस्ट दी है जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक ऐसा है जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है। सबसे पहला है कल्चर एंड लैंग्वेज, यस ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एजुकेशनल एनवायरनमेंट, ये भी है एक, क्योंकि जैसी एजुकेशन का एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है बच्चे को, वो इफ़ेक्ट करेगा उसकी डेवलपमेंट में। उसकी कल्चर, उसकी लैंग्वेज कैसी है वो भी इफ़ेक्ट करती है डेवलपमेंट में। क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, बच्चा क्या खा रहा है, जो चीज़ वो खा रहा है, जो चीज़ उसे खाने के लिए मिल रही है, क्या उसमें सफिशिएंट न्यूट्रिशन है कि नहीं है, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए। डी है फिजिक जो है वो यहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है, और हमें यही चीज़ पूछी गई है कि कौन सा जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं 21 क्वेश्चन नंबर, ये बोलता है अ पर्सन is neither born to be made he is, rather he is the product of integration of biological inheritance and
social heritage. This statement signifies the importance of dash in development. इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है और इसमें एक छोटी सी क्वेश्चन पूछा गया है कि डेवलपमेंट में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, बस इतनी सी चीज़ पूछी गई है। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो डेवलपमेंट है वो क्रॉस प्रोडक्ट है हमारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। मीन्स डेवलपमेंट में बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट मेजर रोल बोल सकते हैं, प्ले करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ नहीं है कि आप बोलो कि डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ हेरिडिटी का ही फैक्टर है। नो, एनवायरनमेंट भी इक्वल है यहाँ पर। तो वही चीज़ पूछी गई है कि अ पर्सन इज नेदर बॉर्न टू बी, ये बहुत लंबी स्टेटमेंट है। लास्ट लाइन देखते हैं। दिस स्टेटमेंट सिग्निफाइज इज दैट इम्पोर्टेंस ऑफ दैश इन डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एनवायरनमेंट? बिल्कुल भी नहीं। मैंने अभी बताया डेवलपमेंट इज इक्वल टू H/E, हेरिडिटी इंटू एनवायरनमेंट, मतलब दोनों चीज़ें आएगी। सिर्फ हेरिडिटी अलोन ये भी नहीं होगा, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ। और यही इसका करेक्ट आंसर है। डी क्या है? इंडिविजुअल एफर्ट्स, ये भी नहीं होगा। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। डेवलपमेंट जो है वो क्या है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट है। और इसी से ही आपको यहाँ पे आंसर भी हो गया सी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd। मीना एंड रीना are two sisters. Meena learn every lesson very quickly, whereas Reena takes longer time to learn them. It denotes the developmental principle of, देखो मीना और रीना दोनों सिस्टर्स है, पर क्या है कि मीना जो है अगर वो कोई चीज़ याद कर रही है तो वो बहुत जल्दी याद कर लेती है, पर जो रीना है वो थोड़ा टाइम लेती है याद करने में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो डेवलपमेंटल प्रिंसिपल्स है उसमें से कौन सा डेवलपमेंटल प्रिंसिपल है, ये चीज़ पूछी है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हर एक बच्चा सेम नहीं होता, हर एक बच्चे की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है, अपने इंटरेस्ट होते हैं, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है। हम ये नहीं सोच सकते, जब एज अ टीचर हम क्लास में एंटर करते हैं तो हम ये नहीं सोच सकते कि जो चीज़ हम सिखा रहे हर एक बच्चा एकदम से उसे सीख लेगा, या फिर हर एक बच्चा उसे सीख ही नहीं पाएगा। सबकी अलग अलग कैपेबिलिटी है। हो सकता है कोई जल्दी सीख ले, हो सकता है कि किसी को थोड़ा टाइम लगे। कई बच्चे होते हैं जो एक बार में बताकर ही सीख जाते हैं, पर कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको 2 बार बताना पड़ता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 2 से 3 बार बताना पड़ता है। तो वो चीज़ एग्जिस्ट करती है और हमें इसे स्वीकार करना है। और ये जो मैं आपको बात कर रही हूँ कि सभी बच्चे अलग हैं, इसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। यहाँ पर भी यही पूछा गया है कि मीना और रीना 2 सिस्टर्स है तो वो सिस्टर्स, पर क्या है कि मीना जो है अपने लेसन को जल्दी लर्न करती है, पर जो रीना है वो थोड़ा टाइम लेती है समझने में, याद करने में। इट डिनोट्स द डेवलपमेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी नहीं, जर्नल टू स्पेसिफिक या जर्नल ऑफ स्पेसिफिक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यस इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और हर एक टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब उसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज होगी तभी वो अपनी जो टीचिंग है उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा अच्छी बना सकता है। क्योंकि हमें एक मेन चीज़ है बच्चे की ज़रूरत को समझना और बच्चे की ज़रूरत को पूरा करना। वो तभी पूरी हो सकती है जब टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंस का पता हो। तो इसका 22 का जो आंसर है वो है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रोपाउंडेड बाय, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है सेम सेट में। अभी मैंने आपको बताया था कि इनसाइट थ्योरी
किससे रिलेट करती है? गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट से, और हम इसे गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं। और कोहलर ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया है चिंपैंजी पे, जिसका नाम था सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 रीजनिंग एबिलिटी आर is associated with of intelligent. Reasoning ability R is associated with dash of intelligence. ये बताना है हमने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। यहाँ पर कुछ थ्योरीज है, ये भी मैं आपको करवा दूंगी एक अलग से वीडियो बनाकर। अभी आप इतना ध्यान रख लीजिए कि जो रीजनिंग एबिलिटी है, आप इसे आर से भी बोल सकते हो, ये किससे रिलेट करती है? थर्स्टन्स ग्रुप फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25। ये बोलता है एज अ टीचर यू नेवर गिव आंसर्स टू क्वेश्चंस, इंस्टेड you encourage your student to suggest answers, have group discussion, adopt collaborative learning. Your approach is based on the principle of, आप एक टीचर हो और आप कभी भी बच्चे को डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहे हो, और देना भी नहीं चाहिए। हमें बच्चे को मौका देना चाहिए कि वो किसी भी क्वेश्चन का मतलब अपने तरफ से ही आंसर ढूंढ सके। हमें उसे मौका देना है कि वो अपने दिमाग का यूज़ करे, वो खुद एक्टिविटी करे, खुद ही अपना दिमाग लगाए। तो यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है? आंसर नहीं दे रहा है बच्चे को, इसके बदले वो क्या कर रहा है? इनकरेज कर रहा है स्टूडेंट को सुजेस्ट आंसर। हैव ग्रुप डिस्कशन भी करवा रहा है वो, कि क्लास में हमने जो क्वेश्चन बच्चे ने पूछा वही क्वेश्चन हमने पूरी क्लास को बता दिया। और हमने अब क्या किया कि अब बच्चे जो है अपना अपना जो व्यू है वो क्या सोच रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में, वो अब बच्चे बताएंगे, और इसकी हेल्प से हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? एक ग्रुप डिस्कशन भी हो जाएगी। एंड अडॉप्ट कोलैबोरेटिव लर्निंग, जो साथ में होती है उसे हम कोलैबोरेटिव लर्निंग बोलते हैं। जैसे ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, ये भी क्या है? कोलैबोरेटिव लर्निंग का पार्ट। योर अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, अब जो हम ये चीज़ कर रहे हैं ना, ये हमारे कौन से प्रिंसिपल पे निर्धारित है? तो सबसे पहला है रेडीनेस टू लर्न। रेडीनेस टू लर्न होता है कि हम बच्चे को रेडी कर रहे हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हम तो क्या कर रहे हैं? हम कोलैबोरेटिव लर्निंग कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, बच्चे को इनक्रेज कर रहे हैं कि आप ही इसका आंसर बताओ, आप ही इसका आंसर सोचो, क्या हो सकता है? एक्टिव पार्टिसिपेशन, यस ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन में भी बच्चा एक्टिव है, कोलैबोरेटिव लर्निंग में भी बच्चा एक्टिव है, और जब हम इनक्रेज कर रहे हैं कि आप आंसर सुजेस्ट करो, तो वहाँ पर भी बच्चा एक्टिव है। तो ये वाला पार्ट हो सकता है। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट मैटर को हम ऑर्गेनाइज कहाँ कर रहे हैं यहाँ पर? तो ये वाला भी ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। बीइंग अ रोल मॉडल, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है एक्टिव पार्टिसिपेशन, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बच्चे को हमेशा ही एक्टिव रखना है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कर रहा है टीचर? खुद से आंसर नहीं बता रहा है, उल्टा बच्चे को इनक्रेज कर रहा है। और इनक्रेज करना बच्चे को ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, हमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इनक्रेज करना चाहिए, और बच्चे को मौका देना चाहिए कि वो आंसर कर सके, वो सोच सके। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। अ क्रिएटिव लर्नर इज वन हु इज, हमारे से पूछा गया है कि जो क्रिएटिव लर्नर है वो कौन होगा? वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, जो क्रिएटिव लर्नर्स होते हैं ना, वो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से कर लेते हैं। इवन कोई भी अगर उसके पास प्रॉब्लम है तो वो उसका एक सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, उसके पास बहुत सारे डिफरेंट सॉल्यूशन होगा। किसी भी काम को करने के लिए उनके पास डिफरेंट मेथड्स होंगे, राइट। तो हमारे से ये पूछा गया है कि जो क्रिएटिव लर्नर है वो कौन होगा? वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, सिर्फ ड्राइंग एंड पेंटिंग में,
बिल्कुल भी नहीं, वो हर एक फील्ड में हो सकते हैं। कैपेबल ऑफ स्कोरिंग गुड मार्क्स, अच्छा मतलब क्रिएटिव लर्नर ही गुड मार्क्स लेंगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। गुड मार्क्स तो कोई भी ले सकता है, जो बच्चा क्रिएटिव भी नहीं होगा वो भी अच्छे मार्क्स ले सकता है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। सी ऑप्शन है वेरी टैलेंटेड इन सिंगिंग एंड डांसिंग होगा यहाँ पर। तो सिंगिंग एंड डांसिंग अगेन, कि जो क्रिएटिव है वो क्या सिर्फ गाना गाने में और डांस करने में ही ज़्यादा अच्छा होगा, ये भी बिल्कुल गलत है। सी डी ऑप्शन क्या बोलता है, कैपेबल ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यस, यहाँ पे जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है यही मेन चीज़ है, किस चीज़ की, क्रिएटिव लर्नर की। क्रिएटिव लर्नर की जो थिंकिंग होती है वो डाइवर्जेंट होती है। डाइवर्जेंट मतलब कि अगर उनके एक प्रॉब्लम है तो वो उस प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो वो कौन होगा, क्रिएटिव लर्नर होगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग का एक उल्टा भी है, एक कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है कि एक प्रॉब्लम है उसका एक ही सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर क्रिएटिव लर्नर मैंने आपको बताया कि एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस फाइंड करता है वो, तो इसीलिए क्रिएटिव लर्नर कहाँ आएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और यस, ये जो क्रिएटिव लर्नर वाली क्वेश्चन आता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ा इन्होंने मतलब घुमाया भी नहीं है, डायरेक्ट ही पूछा गया है, पर आपको याद रखना है जो क्रिएटिव लर्नर है उनकी जो थिंकिंग होती है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। वो एक प्रॉब्लम का बहुत सारे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Mohan doesn't like his peers and even doesn't interact with them. He always remain aloof in the class. He needs training in dash domain. मोहन जो अपने जो peers है, सहपाठी जो उसके साथ पढ़ते हैं उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, मतलब बातचीत नहीं करेगा। और ही ऑलवेज रिमेन अलूफ इन द क्लास, कि हमेशा अलग अलग ही रहता है। तो पूछा गया है हमारे से कि उसे कौन से डोमेन में ट्रेनिंग की ज़रूरत है। 3 डोमेन्स बताए थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। 3H है ये एक तरह से, हेड, हार्ट एंड हैंड। हेड मतलब कॉग्निटिव, हार्ट मीन्स अफेक्टिव एंड हैंड मीन्स साइकोमोटर। कॉग्निटिव में क्या होती है, नॉलेज। नॉलेज कहाँ होती है, हमारे दिमाग में। अफेक्टिव रिलेट करता है हमारे इमोशंस एंड फीलिंग्स में, और फीलिंग्स एंड इमोशंस कहाँ होते हैं, हमारे हार्ट में होते हैं। और हैंड, हैंड से क्या करते हैं, हम काम करते हैं। और साइकोमोटर भी यही बोलता है, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है, हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं हाथ से, जो भी मतलब फिजिकल एक्टिविटी होगी वो हमारी साइकोमोटर में आएगी। तो हमें यही पूछा गया है कि अगर मोहन क्लास में इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, अलग अलग रह रहा है, तो उसे किस डोमेन में ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो उसे ज़रूरत है अफेक्टिव डोमेन में, क्योंकि अफेक्टिव डोमेन जो है वो फीलिंग्स एंड इमोशंस से रिलेट करता है। जब मोहन के अंदर इमोशंस आएंगे, फीलिंग्स आएगी, तभी वो क्या करेगा, जो क्लास का जो एनवायरनमेंट है उसे फील कर पाएगा। और जब वो उसे फील करेगा तभी वो क्या है, ट्राई करेगा कि वो सभी से बात करे, सबके साथ इंटरेक्ट करे। तो अफेक्टिव डोमेन। बाकी जो कॉग्निटिव है वो नॉलेज बेस्ड है, कि नॉलेज, अब नॉलेज से किसी से इंटरेक्ट करने का कोई लिंक नहीं है। साइकोमोटर होता है हाथ की, मतलब हाथ से कोई भी काम करना या फिर कोई भी फिजिकल वर्क, तो वो भी नहीं है। अफेक्टिव जो है वो यहाँ पर रिलेट कर रहा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ NCTE। NCTE की फुल फॉर्म बोली है यहाँ पर। ऑप्शन है नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, नहीं। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, यस ये हो सकती है। नेशनल कमेटी ऑफ टीचर एजुकेशन, अगेन ये नहीं है। नेशनल कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। NCTE की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29।
If a child writes 31 as 13, 6 as 9, B as D, N as U, he is suffering from, अगेन डिसेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने आपको डिसेबिलिटीज बताई थी। तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, लिखने में गलती कर रहा है। 31 को उल्टा लिख रहा है 13, 6 को उल्टा कर रहा है 9 लिख रहा है, बी को भी उल्टा लिख रहा है डी, एन को यू, मतलब उसको राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है। ऑप्शन क्या है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मैंने आपको बताया रिलेटेड प्रॉब्लम है। ईशान, जो तारे ज़मीन का ईशान है वो आपको याद होगा, उसे भी डिसलेक्सिया था। डिस्ग्राफिया, यस, डिस्ग्राफिया जो है वो राइटिंग से रिलेट करता है। तो जो यहाँ पर पूछा गया, ही इज सफरिंग फ्रॉम डिस्ग्राफिया। राइटिंग डिसेबिलिटी, यस, उसे राइटिंग डिसेबिलिटी है, पर राइटिंग डिसेबिलिटी का नाम होता है वो है डिस्ग्राफिया। तो हम यहाँ डिस्ग्राफिया टिक करेंगे, राइटिंग डिसेबिलिटी नहीं टिक करेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी, उसे मतलब उसे पढ़ने में, मतलब लर्न करने में, अध्ययन करने में दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है, उसे लिखने में दिक्कत है। डिस्ग्राफिया इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारे पास है 30th क्वेश्चन। ये बोलता है द मेन फ्रस्ट्रेशन दैट अ चाइल्ड विद हियरिंग लॉस फेसेस इन द क्लासरूम। अब जिनको डिसेबिलिटी होती है ना, उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होती होगी। अब कि जिसको सपोज हमें अगर दिखना बंद हो जाए तो हमें कितनी फ्रस्ट्रेशन होगी, अगर हमें सुनना बंद हो जाए तो हमें भी कितनी फ्रस्ट्रेशन होगी। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई बच्चा है जिसे सुनाई नहीं दे रहा है, हेयरिंग लॉस हो गया है, तो उसे किस तरह की फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ेगा। द इनएबिलिटी टू रीड बुक्स, अब जिसे सुनने में दिक्कत आ रही है उसे कौन सा पढ़ने में दिक्कत आएगी, बुक्स तो रीड कर सकता है, तो ये तो नहीं होगा। द इनएबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, अगेन स्पोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। द इनएबिलिटी टू इंटरेक्ट विद अदर्स, यस, ये हो सकता है, क्योंकि जिस बच्चे को सुनने में दिक्कत आ रही है तो वो नहीं समझ पाएगा सामने वाला क्या बोल रहा है, क्योंकि समझने से पहले हमें सुनना भी तो पड़ेगा ना। तो वो क्या करेगा, वो अवॉइड करेगा। अगर सामने से कोई बात भी कर रहा होगा उसे समझ नहीं आएगा, हो सकता है सामने से उससे कुछ अलग क्वेश्चन पूछा जाए और वो आंसर कुछ और अलग ही कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को अवॉइड भी करने लग जाता है। तो द इनएबिलिटी टू इंटरेक्ट विद अदर, ये चीज़ जो है उसकी फ्रस्ट्रेशन का कारण हो सकती है। द इनएबिलिटी टू टेक एग्जामिनेशन विद अदर स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन ये भी नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो वो दे सकता है ना और बच्चों के साथ उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर यस वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा और बच्चों के साथ, क्योंकि उसे सुनने में दिक्कत होगी, और जब उसे सुनेगा नहीं तो वो बात भी कैसे ही करेगा। इसलिए जिन्हें हेयरिंग लॉस होता है, जिन्हें कम सुनाई देता है, वो अवॉइड करते हैं कि हम किसी से बात ही ना करें। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इम्प्लाइज द फॉलोइंग एक्सेप्ट। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग कौन सी 3 चीज़ें सही है और एक गलत होगी, हमें वो बतानी है कि कौन सी गलत है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हॉवर्ड गार्डनर ने दी है। हॉवर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है। सबसे पहली लिंग्विस्टिक, सेकंड लॉजिकल मैथमेटिक, थर्ड स्पेशल, फोर्थ म्यूजिकल, फिफ्थ बॉडीली काइनेस्थेटिक, सिक्स्थ है इंटरपर्सनल, सेवन्थ इंट्रापर्सनल एंड एट्थ है नेचुरलिस्टिक। ये 8 टाइप दिए हैं हॉवर्ड गार्डनर ने इंटेलिजेंस के। और हॉवर्ड गार्डनर कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो सिंगल एंटिटी नहीं है, और दूसरा बोलते हैं कि जो 8 टाइप्स है इंटेलिजेंस के, ये सारे इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग कौन सा कथन जो है गलत है, वो देखते हैं अब यहाँ पर। पहला बोला है इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू IQ। सेकंड है इंटेलिजेंस इज अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। सी है डिसिप्लिन शुड बी प्रेजेंटेड इन अ नंबर ऑफ वेज। डी है लर्निंग कुड बी असेस्ड थ्रू अ वेराइटी ऑफ मीन्स।
डी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि जो लर्निंग है, अधिगम जो होता है, उसे अगर हमें असेस करना है, अधिगम का आकलन करना है, तो वो अलग अलग तरीके से होता है। हम कोई एक मेथड नहीं लगा सकते बच्चे को असेस करने में। हम सिंगल फील्ड में भी बच्चे को असेस नहीं कर सकते। अगर हमने बच्चे को असेस करना है तो हमें उसके 3-4 चीज़ें नोटिस की, 3-4 टेस्ट उसके लेने पड़ेंगे, मतलब अलग अलग फील्ड में, सिर्फ एक फील्ड में नहीं। तो इसमें ये बोला है कि लर्निंग कुड बी असेस्ड थ्रू अ वेराइटी ऑफ मीन्स, ये चीज़ सही है। डिसिप्लिन शुड बी प्रेजेंटेड इन अ नंबर ऑफ वेज, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन है इंटेलिजेंस इज अ डिस्टिंक्ट सेट ऑपरेशंस यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल टू सॉल्व प्रॉब्लम, ये थोड़ा गलत लग रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू IQ, ये भी हमारा करेक्ट हो सकता है। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा आपका बी।